जिससे स्वास्थ्य का जो एक क्षेत्र है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। साथ ही डॉक्टर सुमन गुप्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, डायरेक्टर मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे सीनियर डेप्यूटी एडिटर अतुल प्रताप जी। अतुल सर, ओवर टू यू। शुक्रिया अंशिका। मूलचंद जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। कई बार कई जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब आपसे चर्चा होती रही, अब नई जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं और चूंकि हम हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसमें हेल्थ सेक्टर की चुनौतियां, सहयोग, सुविधाएं, आकांक्षाएं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो महकमा आप संभाल रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ साथ लेबर के साथ साथ उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर, लेबर, खास तौर से लेबर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार अपने स्तर पर, केंद्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कई मुहिम चलाती हैं, कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका है जो कि प्रवासी मजदूर हैं। वो आपके प्रदेश में आते हैं, आपकी इंडस्ट्री में अपना पूरा योगदान देते हैं, आप भी उनका सहयोग करते हैं, लेकिन सुविधाएं कई बार कम रह जाती हैं या उतनी नहीं हो पाती हैं जितना उनके लिए अपेक्षित होता है। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल में सभी का धन्यवाद रोज जी, और मुझे जो महत्वपूर्ण जो विभाग है, लेबर का जो महकमा दिया है, और गुड़गांव फरीदाबाद ये प्रवासियों का सबसे बड़े जिले हैं। और मैं कहता हूं कि इस भारत का 88% पूरे भारत के लोग गुड़गांव और फरीदाबाद में रहते हैं। चाहे बड़ी नौकरी हो, छोटी नौकरी हो, या किसी भी पोस्ट पे हो। जहाँ उद्योगों की बात करता हूँ, और उद्योगों में सबसे ज़्यादा लेबर काम करती है, और लेबर के साथ साथ लेबर के सरकारों ने स्कीम चलाई है, और सभी सरकार स्कीम चलाती हैं, या पूर्व में सरकार रही हो या आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत स्कीम होती हैं, और स्कीमों को साथी लाभ ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते जी। जब किसी के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में, हमने जब लेबर महकमे में जो रजिस्टर्ड जो लेबर है, पहले ज़माने में तो ईएसआई पीएफ भी नहीं काटा करता था, ईएसआई को पीएफ को अपना नहीं काटा करते थे, और व्यक्ति कहता था ईएसआई नहीं काटनी, लेबरों के ठेकेदार हुआ करते थे, वो ईएसआई पीएफ पे को सारा करते थे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ईएसआई और पीएफ दोनों कटते हैं कि किसी की अनहोनी हो, कोई बीमार हो, कोई व्यक्ति हो, उसका इलाज हो। आज उसका ईएसआई से इलाज होता है, ईएसआई के साथ साथ परिवार का इलाज होता है। आज पूरे एनसीआर में या पूरे हरियाणा में हमने ईएसआई केंद्र प्रदेश की तरफ से ईएसआई है, जहाँ केंद्र का पैसा लगता है, प्रदेश का पैसा लगता है, उसके इलाज पे करते हैं। कहीं उसकी दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए भी सरकार की स्कीम है कि इतनी उम्र में इतना पैसा उसको दिया जाए। कहीं बेटी के पढ़ाई के लिए उसके वजीफा के 70,000 रुपये हैं, कहीं बेटी के कन्यादान के लिए 71,000 रुपये हैं। उनके बच्चे मेरिट लाते हैं तो उनको ये चीज़ हम आज 2 व्हीलर उनको देना है, जैसे हमने भी जींद में दिया है, हिसार में दे के आए हैं। तो मैं कहता हूं कि एक नहीं, या शिक्षा के क्षेत्र में हो या हेल्थ के उसमें हो, हर जगह जो लेबर की जितनी होती है उसकी मत करें। और कई साथियों को तो पता भी नहीं लग पाती क्या क्या स्कीम है, बहुत स्कीम है, और स्कीमों को सबको लाभ लेना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान है, चिरायु है, और हमारा क्या है कि जहाँ लेबर का जो काम है, लेबर का है, और यहाँ तो फरीदाबाद गुड़गांव सबसे ज़्यादा लेबर है। बच्चे आते हैं, चले जाते हैं, 6 महीना काम किया, अपने वापस लौट के, उन्हें ये नहीं पता ईएसआई पीएफ से क्या है, बच्चों को क्या मिलने वाला है। जो परमानेंट लोग रहते हैं उनको उसका पूरा लाभ उठाते हैं, और उसका लाभ उठाना भी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, कोई और कैंपेनिंग या इस तरह की, जो आप कर रहे हैं कि अगर कोई 6 महीने में 1 साल में चला जाता है और उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, मतलब आप ईएसआई का पीएफ का जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि और भी कई योजनाएं एडिशनल उसमें चल रही हैं,
तो ये कैसे उन तक जानकारी पहुंचे? नहीं, मेरा मानना है कि उनका चेकअप कराते हैं। उनके जैसे मान लो इंडस्ट्रीज हैं, जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज में चेकअप होना चाहिए, और जितनी फैक्ट्री हरियाणा में हैं उसके साथ डॉक्टरों की और ज़्यादा ज़रूरत है। कि साइन से काम नहीं चलेगा। इंडस्ट्री में साइन मारा सारी फैक्ट्री के कर्मचारी ठीक होंगे, उससे काम नहीं। जब तक हेल्थ के लिए डॉक्टर अपना महीना, साल में 2 साल में चेकअप नहीं हो, 1-to-1 चेकअप नहीं हो, तो इस तरह की हमें कि और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की हम कर रहे हैं, इस कमी को पूरा करा जाए। और अभी डॉक्टर शायद अगले 10 दिन के अंदर कुछ 250-300 डॉक्टर हैं, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं अपने लेबर में। तो मेरा कहना है कि जब से ज़्यादा डॉक्टरों की हो, चेकअप हो, लैब हो, आदमी को ऑनलाइन पॉलिसी, ऑनलाइन का लाभ होना चाहिए। और हम प्रचार प्रसार भी सरकार के तरफ, लेबर महकमा हमारा एक अपना, दूसरा हेल्थ महकमा है, दोनों महकमों से बार बार कहते हैं भाई आप इसका लाभ उठाएं और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आज हमारे पास कई हज़ार करोड़ रुपए हैं जो हम जो लेबर के उसमें हैं, जो केंद्र प्रदेश का है। आज भी लोग नहीं ले पाते, छोड़ जाते हैं। जो प्रवासी लोग हैं वो ज़्यादा समय अपनी SIPF को छोड़ के चले जाते हैं, उसका लाभ नहीं ले पा रहे। पर उसका हम प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को लाभ मिले, प्रचार प्रसार। जैसा मूलचंद जी कह रहे हैं कि कई बार व्यवस्थाएं जो होती हैं वो आप तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, या उस तक शायद वो जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है, लेकिन उसको सुधार की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी अगर सिस्टम में कभी कैंसर हो जाता है तो उसका भी इलाज होना ज़रूरी है, और इलाज की व्यवस्था सरकारें करती है, मंत्री जी करते हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट से आप हैं, आप जरा कैंसर के बारे में बताइए कि असल में जितनी मुस्कुराहट के साथ हम दोनों ये सवाल जवाब करने वाले हैं या आप जवाब देने वाले हैं, उतना ही ये गंभीर है और अब धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है। खासतौर से भारत में अब बहुत ज़्यादा केसेस हैं। पहले होता था कि कैंसर तो कैंसर सिर्फ लोग सोचते थे कि हाँ हो सकता है कि ट्यूमर हो सकता है कि पेट में कैंसर है, लंग्स में है, लेकिन अब अलग अलग तरीके के कैंसर है। कैसे पता करें, क्या लक्षण है, समझ में नहीं आता है। स्टेजेस कई बार बिल्कुल आखिरी तक चली जाती हैं, तब पता चल पाता है। आप खुद उस चीज़ को बहुत करीबी से देख रहे हैं, आपका हॉस्पिटल, आप लोग उस पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, मेट्रो हॉस्पिटल। क्या लगता है कि कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है और कई जवाब आपने ना इस सवाल में ही दे दिए। तो जैसे नेताजी ने कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़े जा रहे हैं, हमारे यहाँ फरीदाबाद में ESI का इतना अच्छा कॉलेज खुल गया, तो कैंसर के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। इसके पीछे क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। मगर दूसरी चीज़ है कि अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले बहुत सारी बीमारियाँ थीं, जो एक पेट में फोड़ा है, फोड़ा फट गया, फोड़ा फटने से मौत हो गई। टीबी चलता रहा कि उसको टीबी समझते रहे, उसका इलाज चलता रहा। मगर आगे चल के अब जिस तरह की हमारे पास सुविधाएं हैं, जिस तरह के टेस्ट और डॉक्टर्स का हुनर आ गया है, अब हम उन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं कि वो कैंसर है। अब जो कैंसर की सबसे बड़ी गंभीरता और प्रॉब्लम है, जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कि कैंसर एक बीमारी का नाम नहीं है, कैंसर 200 से 250 बीमारियों के समूह का एक नाम है। ठीक है, कुछ होते हैं जो एपिथेलियल कैंसर्स होते हैं, जैसे फेफड़े से शुरू हुआ, पेट से शुरू हुआ, आंत से या कहीं से भी शुरू हुआ। उसी तरह ब्लड कैंसर्स होते हैं जो खून से शुरू होते हैं, या मस्कुलर कैंसर्स होते हैं जिन्हें सार्कोमास बोलते हैं। तो कैंसर एक बहुत ही बड़ा बीमारियों का समूह है। कैंसर की दो सबसे बड़ी समस्याएं, एक तो कैंसर जो है इस देश में बहुत लेट स्टेजेस में पता चलता है। कैंसर की अगर मोटे तौर पे बात करें, हम 4 स्टेजेस सभी जानते हैं, सभी बात करते हैं। तो अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्शन हमारे यहाँ कम है, क्योंकि एक तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि साल में या 6 महीने में अगर हम प्रिवेंटिवली डॉक्टर के पास जाने लगें तो हमें चीज़ें पता चलेंगी। हमें अभी भी क्या लगता है, जब समस्या बहुत गंभीर हो जाती है तब हम हेल्थ केयर के पास जाते हैं। इस वजह से अर्ली स्टेज कैंसर्स पकड़े ही नहीं जा पा रहे हैं देश में। विदेश में अगर 80% स्टेज 1 कैंसर है, तो इंडिया में 80% स्टेज
4 कैंसर। ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस ही जो है वो ही इस महामारी में हम आउटकम्स का डिफरेंट है। स्टेज 1-2 में 90% मरीज ठीक हो जाने वाले हैं, स्टेज 4 में वही ठीक हो जाने वाली की तादाद 5% रह जाएगी। तो इसलिए इसकी चुनौती बढ़ रही है। तो आपने जैसे कहा, बहुत सही कहा कि कैंसर एक बहुत ही बड़ा अभिशाप इस समय सोसाइटी में है। हम उसके लिए कितना भी परेशान हो सकते हैं, मगर सबसे प्रारंभिक तौर पे हमें प्राइमरी प्रिवेंशन पे काम करना है कि कैंसर ना हो। तो कैंसर नहीं होने के लिए 3 या 4 छोटी सी चीज़ें हैं। सबसे बड़े कैंसर जो है एक दुखद बीमारी है, सैड बीमारी है, तो हमें याद रखना है स्मोक, अल्कोहल एंड बैड डाइट, मतलब तंबाकू पदार्थ, शराब के पदार्थ और ख़राब खान पान, नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल, ये करीब करीब 75% कैंसर्स का करने का कारण है। और उससे हम करीब करीब 70 से 75% कैंसर बचा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, जिसके बाद कैंसर के चांसेस ही हम कम कर देते हैं। और बाकी जो कैंसर है, बड़ी मतलब 10 साल 11 साल फरीदाबाद में, मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि फरीदाबाद में नेताजी वगैरह ने इस क्षेत्र में इतने अच्छे कैंसर संस्था ले आए हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, कि आज फरीदाबाद के मरीज़ की तो मैं बात कर सकता हूँ, लोकली सारा ग्लोबल ट्रीटमेंट उसे यहीं पे अवेलेबल है। अच्छा, जब आपने इस चीज़ को कहा कि कैंसर एक समूह है कई अलग अलग तरीके की बीमारियों का या कई अलग अलग तरीके कैंसर का, मैं एक आपको उदाहरण देकर सवाल पूछूंगा कि हिमाचल का एक केस मेरे संज्ञान में आया और मुझे कहा गया कि इनको कुछ इस तरीके के सिम्टम हैं और इनका ये टेस्ट हुआ और शायद कैंसरस है, जरा इसको दिखवाइए। हमने एक और डॉक्टर को भेजा, उन्होंने कहा हाँ संभवतः कुछ इस तरीके का है, लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेज है और ये होगा तो सही हो जाएगा। चूंकि उनके पास पैसा उतना नहीं था तो वो टेस्ट चाहते थे कि पीजीआई में हो जाए, और पीजीआई में समय कितना लगता है बताने की जरूरत नहीं है। हम वो प्रयास भी कर रहे थे कि पीजीआई तक पहुंचाएं, लेकिन उनके पेशेंट की हालत कुछ खराब हो रही थी, तो उन्होंने आनन फानन में सोलन में टेस्ट करा लिया। कुछ पैसा ज्यादा लगा, टेस्ट हो गया, उन्होंने कहा कि हाँ भाई ऐसा है, और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और तब तक पीजीआई में डेट मिल गई और पीजीआई में आनन फानन में हमने फिर से टेस्ट कराया तो पता चला कुछ नहीं है। मतलब जिसको कैंसर था नहीं उसका इलाज आपने शुरू कर दिया, और वो रेडिएशन, वो कीमोथेरेपी आपको एडिशनल मिल गई। ये भ्रम, ये भ्रांति या ये समस्या कहां है? ये चूक थी या फिर वाकई अभी भी भ्रम की स्थिति है छोटे या बड़े जगहों पे, छोटे या बड़े हॉस्पिटल में? सर, बहुत ही दुखद है जो केस आपने बताया। कहीं भी हुआ हो, चाहे हम नाम लें ना लें जगह का, तो देखिए 2 चीज़ हैं। ह्यूमन एरर हर जगह होगी, ऑल्दो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ह्यूमन एरर हेल्थ केयर में किसी की जान को खतरा बना सकती है। तो इस केस में हो सकता है कि कैंसर नहीं था और उसको गलत डायग्नोज करा गया। कई बार बहुत सारे डिस्प्लेजियाज होते हैं या प्री कैंसरस स्टेजेस होती हैं जिसे किसी ओवरजीलस पैथोलॉजिस्ट ने कैंसर का नाम दिया। कई बार ये भी होता है कि बहुत छोटी सी गांठ हो, जैसे आपने शुरू में बोला ना, एक बहुत छोटा सा ट्यूबर था, तो कई बार बायोप्सी में वो छोटा सा पूरा टुकड़ा निकल जाता है, और उसके बाद जब हम बाद में आसपास उसको ऑपरेट करते हैं, निकलते हैं, तो उसमें कैंसर नहीं निकलता। तो इसका ये मतलब नहीं था कैंसर था, वह कैंसर जब बहुत ही सब सेंटीमीट्रिक या सेंटीमीट्रिक कैंसर था, वो पूरी तरह निकल गया हो। तो इस सब में हमेशा की तरह हमारे पास देश में कैंसर का इलाज प्राइमरी लेवल पे नहीं है। कैंसर एक टर्शरी ब्रांच है या सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छे सेंटर्स पे इलाज हो, जहाँ पे हर तरह के सुपर स्पेशलिस्ट हो। कैंसर में 3 या 4 तरह के डॉक्टर प्रमुख हैं। एक होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरी तरह जो कीमोथेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता है। एक सर्जन होता है जो ऑपरेशन का डॉक्टर होता है। एक रेडिएशन वाला होता है सिकाई का, और एक न्यूक्लियर मेडिसिन या जिसको स्कैन के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली कैंसर का इलाज मैं आज अकेले बैठ के या आप अकेले बैठ के नहीं कर सकते। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट। तो हम सबका एक जगह होना ज़रूरी है। तो मेरी सभी लोगों से जो इस माध्यम से सुन रहे हैं, कृपया करके जब भी आप अपना हेल्थ केयर में खासतौर से कैंसर का शक हो, तो एक ऐसी जगह पे जाएं जहां एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर हो, कि आपको कैंसर के सारे स्पेशलिस्ट वहां मिले, जिससे आपस में डिस्कस कर, आप और मैं कुछ सोच सकते हैं, हम 4 जने बैठ के कुछ सोच सकते हैं, और मंत्री जी जैसे इंसान कुछ हमें गाइड करें तो कुछ और है। तो अगर 4-5 लोग रोज डिस्कस कर रहे हैं केसेस और उसके बाद इलाज हो रहा है, तो आउटकम्स और गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है मूलचंद जी, फूड सिविल भी डिपार्टमेंट आपके पास ही है, और जब आपने अभी ASI का आपने जिक्र किया था,
उसके साथ साथ अब खान पान की बात है तो इंडस्ट्री सेक्टर में खासतौर से वो वर्ग जो कि प्रवासी के तौर पर यहाँ पर रहता है, ईएसआई में कुछ और सुधार की आपको लगता है कि हाँ गुंजाइश है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं जिससे और बेहतर उनको कुछ लाभ मिल सके? ठीक वैसे ही अगर हम खान पान को, जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, तो उस वर्ग को अगर उस गुणवत्ता का कुछ खाने की सुविधा मिल जाती है तो बहुत हद तक चीजें अपने आप में सुधर जाती हैं। इस पर आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या प्लान कर रहे हैं? मेरा रोहित जी सबसे बड़ी तो समस्या ये कि लेबर वर्क जिस समस्या से जूझता है ये बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार में रह के कहना और बाहर भी रह के कहना, जो वर्कर को मिलना चाहिए वर्कर को पूरा नहीं मिल पाता। या कैंसर जैसी बीमारी है या पानी की समस्या हो, पीने का पानी ना मिलता हो, आरओ का पानी ना मिलता हो, इस तरह की समस्याएं, मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ जहाँ मीठे का पानी ना हो, आज पानी कड़वा है। और जहाँ पे हमने ईएसआई में सुधार किया है, हमने 3 नंबर की में किया है या छोटी डिस्पेंसरी की हैं, दवाई के लिए की हैं, कि हमने पैनल पर हॉस्पिटल रखे हैं, भाई पैनल पर हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज कराइए, ये ईएसआई के पैनल पे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हम 380 करोड़ का इलाज लेबर को हम देते हैं आसपास, लगभग मुझे 380 करोड़ तो हम नहीं देते हैं, लेबर कहीं भी इलाज कराती है। पर इन सब के साथ साथ हम व्यक्ति को जो चीज़ खान हो, पीन हो, रहने की व्यवस्था हो, पीने की व्यवस्था हो, वो व्यक्ति के लिए विशेष होनी चाहिए। व्यक्ति के लिए अब इतना आदमी मान लो उद्योग में काम करता है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, 25-25 मंजिलों को अपने सिर से उठा के बनाता है, शाम को पीने का पानी भी साइड पे ना मिले। और मैंने ये भी डायरेक्शन दी है ठेकेदारों को, अगर किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही हो, वहाँ की पीने की व्यवस्था ना हो, वहाँ के अपने प्राइवेट डॉक्टर की व्यवस्था ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों के लेबर के प्रति कोई अपने पास कोई छूट नहीं है कि लेबर सारा दिन करे, उसके लिए चेकअप ना हो। और मैंने पहले ही कहा था, अब तो इतना लेबर का इतना महकमा नहीं है कि हम किसी फैक्ट्री में साइन तो कर देते हैं भाई ठीक है, ठीक चल रही है, पर मैं बताइए जहाँ 2-2 हज़ार वर्कर मुलाजिम हो उसको 1 to 1 देखने में समय लगता है। तो इसलिए कि हम व्यवस्था को हम और ठीक करने वाले हैं। हमने दवाइयों के लिए जितनी दवाई डिस्पेंसरी में चाहिए, ईएसआई में चाहिए, उसके लिए जितने बेड चाहिए, उसके लिए धीरे धीरे सुधार किया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। ये तो नहीं कह सकता सब कुछ ठीक कर दिया, पर सब कुछ ठीक नहीं हो, करा बहुत, कोशिश कर रहे हैं और बहुत बेहतर प्रयास करने है। की। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने लक्षण के बारे में, किस तरह के कैंसर है उसके बारे में, क्या समय की थोड़ी पाबंदी है, मुझे पता है कि मंत्री जी को जाना है, बार बार घड़ी देख रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी पार्टी के तौर पर भी है। सवाल इस बात का है कि जब एक पैंडेमिक आता है और वो भी कहा जाता है कि आर्टिफिशियल है, वायरस की वजह से हो गया और पूरी दुनिया उससे अचरज में आ जाती है, कई देशों ने वैक्सीन बना दी, हमने भी बना दिया, राजनीति भी उस पर खूब हुई। क्या कैंसर की कोई वैक्सीन है? क्योंकि मैं पिछले दिनों देख रहा था कुछ खबरें ऐसी चल रही थी, कैंसर की वैक्सीन आ गई, इतनी पुरानी बीमारी और पूरी दुनिया इससे जूझ रही, हम ज्यादा जूझ रहे, कोई वैक्सीन आ गई है क्या या आने वाली है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कैंसर में सबसे कॉमन जो लेडीज में कैंसर है उसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं। वो कैंसर का जो कॉज है वो है एक वायरस जिसको HPV वायरस बोलते हैं। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एक वैक्सीन आई हुई है जिससे आगे चल के सर्वाइकल कैंसर, सारे कैंसर नहीं, जो मैंने शुरू में बात बोली, एक पर्टिकुलर कैंसर में करीब करीब 90% चांस कम हो जाएगा कि किसी महिला को वो कैंसर होगा। अब उसमें ये है कि ये हमारा जो वैक्सीन है ये बच्चों को 9 से 15 साल की उम्र में लगनी है। अच्छा, ठीक है, जितना जल्दी लगेगी 9, 10, 11 पे, उतना इसका टाइमली इफेक्ट अच्छा आएगा और उस लड़की को आगे चल के कैंसर से मुक्ति रहेगी।
दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये वैक्सीन अभी तक पिछले साल तक ये इम्पोर्टेड आ रही थी, जो करीब करीब 2 डोज या 3 डोज लगती है डिपेंडिंग ऑन द एज, और उसकी कॉस्ट आ जाती थी करीब करीब 25-30 हज़ार रुपए। अच्छा। अब हमारी सरकार ने इंडिजिनस, मतलब जो सीरम इंस्टीट्यूट था जिसका हमने बड़ा नाम सुना था कोविशील्ड और वैक्सीन्स के नाम पे, उन्होंने इंडियन वैक्सीन कर दी है। उसकी कॉस्ट करीब करीब 1000 से 2000 रुपए आ गई है। अच्छा। और उसके आगे सरकार अगले कुछ दिनों में, मंत्री जी ने भी ये बोला था, सेंट्रल मिनिस्टर निर्मला जी ने, कि हम उसको नेशनल इम्यूनाइजेशन में फ्री भी ऐड करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सरकार का और सब लोगों का कैंसर के प्रति कदम है। कम से कम एक कैंसर जो करीब करीब महिलाओं का 35% कैंसर इस देश में करवाता है, उसका अगर हम जड़ से इलाज कर दें तो ये बहुत ही बड़ी साइंस की एक प्रोग्रेस है। एक बड़ा कदम होगा, बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे थे कि महिलाओं में सबसे ज्यादा केसेस सर्वाइकल कैंसर के ही हैं, उसका कम से कम इलाज उपलब्ध है या और ज्यादा सुलभ उपलब्धता उसकी भविष्य में हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मूलचंद जी आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमंत आपका। तो भाई यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर मंत्रालय, विभाग, मंत्री जी और सरकार के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स भी मिलकर इस गंभीर बीमारी पर या फिर हेल्थ सेक्टर पर ऐसे काम करें तो कुछ बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात मूलचंद जी ने कही कि सरकार या मंत्री ये नहीं कहते कि हमने सब कर दिया, लेकिन हाँ, बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे, ये जरूरी है। शुक्रिया जी। बेहतरी की ओर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी भी है। समय के साथ साथ जो बदलाव होते हैं उनको एक्सेप्ट करना और बदलाव होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, मैं मूलचंद शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वो अभी मंच पर ही रहें, क्योंकि अब वक्त है मेमेंटो सेशन का, जब डॉक्टर्स को सम्मानित करने का एक और पल हम देखेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगी मूलचंद शर्मा जी से कि डॉक्टर सुमंत गुप्ता, डायरेक्टर मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, उन्हें मेमेंटो देकर सम्मानित करें, क्योंकि बहुत अच्छी बातें उनकी ओर से यहाँ पर कही गई। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान का ये जो पल है इसको और अच्छा बनाइए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं बार बार ऑडियंस से गुजारिश कर रही हूँ, क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हैं, कल आप भी यहाँ हो सकते हैं, हो सकता है इसी तरह का एक मोमेंटो आपको भी मिल रहा हो और आपका भी सम्मान किया जा रहा हो, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में आप लोग भी बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ आगे होने वाला है। साथ ही डॉक्टर दीपक नटराजन, चेयरमैन कार्डियोलॉजी पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। मूलचंद जी उन्हें भी मेमेंटो देंगे, उनका भी सम्मान करेंगे। डॉक्टर दीपक नटराजन, चेयरमैन कार्डियोलॉजी पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तालियां बजती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर कमल वर्मा, डायरेक्टर न्यूरो सर्जन फोर्टिस एस्कॉट फरीदाबाद, आपसे गुजारिश करूंगी मैं कि स्टेज पर आइए आप। और अब डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, एमडी केसी प्रशांत पैथ लैब पलवल, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगी आप स्टेज पर सर आइए। तालियां जोर से बजनी चाहिए, धीरे नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूं बहुत से लोग ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, तो धीरे नहीं होनी चाहिए आवाज, पूरे जोश के साथ तालियां बजाइए। डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता, ग्रुप डायरेक्टर सर्जिकल डिसिप्लिन यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सभी डॉक्टर्स को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि आईटीवी ग्रुप की ओर से ये हेल्थ कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है मेडिकली स्पीकिंग के तहत, और इसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें आज हमें जानने के लिए मिली हैं। बहुत से चैलेंजेस जो डॉक्टर्स को फेस करने पड़ते हैं हेल्थ सेक्टर में, वो सब हमने जाने हैं, और साथ ही साथ किस तरह से बदलाव आज किए जा रहे हैं वो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बदलाव, इन सब से अवगत होना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके आने वाले भविष्य में काम आएंगे। और आप आगे क्या क्या बदलाव अपनी ओर से करते हैं, उन बदलाव को एक्सेप्ट करके किस तरह से आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा वो भी ज़रूरी है। अब मैं चाहूँगी हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप जी से कि वो मूलचंद शर्मा जी को सम्मानित करें आईटीवी नेटवर्क की ओर से। मूलचंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला आईटीवी नेटवर्क के लिए, यहाँ पर कुछ अच्छी बातें हमें बताई, किस तरह से नए आयाम हरियाणा गढ़ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किस तरह से जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर रहे हैं डॉक्टर्स और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की ओर से किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें उनकी ओर से बताई गई। बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद जी आपका। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम अगले सेशन की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। थैंक यू सो मच।